लेट्स स्टार्ट विथ ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। देखो, अगर आपको मैथ्स पे कंप्लीट कमांड रखना है तो आपको ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हो विदाउट नोइंग ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, इट मीन्स कि आपका जो मैथ्स है वो सिर्फ 70% प्रिपेयर्ड हुआ है। ठीक है, जो नोन क्वेश्चंस हैं वो तो आप बना लोगे, लेकिन जब क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा, जब आपके क्वेश्चंस में ग्राफ्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो वहां पे आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए अगर आपको कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ्स पे कंप्लीट कमांड रखना है तो आपको ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शंस पता होना चाहिए। और अगर आपको ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शंस पता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स वो एक अलग ही लेवल पे रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग वन बाय वन ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ y is equal to mx प्लस सी। तो देखो, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम लोगों को कुछ इस तरह से मिले। देखो, ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पे जो मेरा m है, m डिनोट्स स्लोप, m डिनोट्स स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, c डिनोट्स y इंटरसेप्ट। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इस इक्वेशन का बात करें तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे x को 0 पुट कर देंगे तो y हमें क्या मिल रहा है, y विल बी इक्वल टू c। इट मीन्स c इज नथिंग बट माई y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे मेरा x 0 होगा एंड y c होगा। ठीक है, so this is our first graph and it is a graph of a straight line। ठीक है, अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोगों को दूसरा ग्राफ मिलेगा, y is equal to mx। यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है वो 0, y इंटरसेप्ट इस केस में 0। तो देखो, इस केस में हम लोगों को जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। स्लोप हो गया n। ठीक है, और देखो यहाँ पे y इंटरसेप्ट हमें कुछ यहाँ पे मिल रहा है, इट मीन्स माई y इंटरसेप्ट इज 0। ठीक है, तो ये तो ये जो दो मेरे ग्राफ्स हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक से ग्राफ है जो आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इज y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, where k is पॉजिटिव। तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस तरह से।
So this is a graph of y is equal to kx square where k is positive. ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। y is equal to kx square where k is negative। इस केस में मेरा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप बस अपने कॉपी में नोट करते चलो। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है वो मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करवा दूंगा। आपको करना क्या है कि जब भी आप एग्जाम देने जाना तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है वो आप एक बार नजर मार लेना। ठीक है, नजर मार लोगे उसी में आपका काम बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम में देखो क्या है ना कि अगर आप गेट एग्जाम का बात करो या फिर आप पीएससी एग्जाम का ही बात करो तो ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, एक या दो क्वेश्चंस तो रहेगा ही। अगर आपको उन्हें एस करना है या सॉल्व करना है तो आपको ग्राफ्स पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग अब नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर plus c where k is greater than 0 and c is also greater than 0। तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आपका देखो इंटरसेप्ट भी आ गया है, यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट भी आ गया है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। y is equal to kx square plus c where k is positive but this time c is negative। तो देखो इस केस में हम लोगों को ग्राफ कुछ इस तरह से मिले। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग का जो इंटरसेप्ट था वो नेगेटिव था, इसलिए देखो ये मेरा नीचे आ गया, ये वाला देखो मेरा नीचे आ गया। यहाँ पे देखो अगर हम लोग कंपेयर करें, देखो अगर हम लोग कंपेयर करने चलो, देखो के जहां पे मेरा के पॉजिटिव है उसको लेकर चले तो देखो के एक्स स्क्वायर का ग्राफ इधर था, यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं था, जीरो था। इस केस में मेरे पास एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो ग्राफ ऊपर उठ गया। इस केस में मेरे पास एक नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो ग्राफ नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरह आप इस वाले केस में जहां पे हम लोग y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर देख रहे थे और जहां पे k निगेटिव था, जहां पे k मेरा निगेटिव था, इस केस में भी हम लोग देखो दो कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। इस केस में भी हम लोग अपना दो कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे कॉम्बिनेशंस किस तरह से बन जाएंगे। यहाँ अगर इसी कॉम्बिनेशन में हम लोग इस तरह से कर दे
एंड सी इज नेगेटिव, तो उस केस में देखो मेरा जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। और दूसरा अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ले, इसका देखो कलर चेंज कर देते हैं, एंड सी इज पॉजिटिव, सी इज पॉजिटिव, उस केस में देखो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, यहीं पे हम लोगों ने सारा कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो अब आगे नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट ग्राफ, y is equal to kx cube। तो ये ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। थोड़ा ड्राइंग रफ टाइप का ही आपको लगेगा, बट शेप आपको पता होना चाहिए। Because I am not so much good at drawing things. कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। y is equal to k by x और yx is equal to k। इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, चलो इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा। रूट के रूट के यहाँ पर भी आएगा आपका रूट के रूट। ठीक है, so this is graph of rectangular hyperbola। this is graph of rectangular hyperbola। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। coming to next graph, y is equal to k by x square। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से।
इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बहुत बार लिमिट्स के क्वेश्चन डायरेक्टली इस ग्राफ से पूछ लिए जाते। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। नेक्स्ट ग्राफ, y is equal to k x to the power half और y is equal to k root x। इसका ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Coming to our next graph, this is an important graph, that is y is equal to mod of x। इसको हम लोग फर्दर इलेबोरेट कर सकते हैं लाइक दिस, y is equal to minus x for x less than 0, y is equal to 0 for x equal to 0, y is equal to x for x greater than 0। ठीक है, तो y is equal to mod x को हम लोग फर्दर इस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं। अब चलो इसके ग्राफ को देखते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोगों को मिलेगा कुछ इस तरह से। This is y is equal to x for x greater than 0, y is equal to minus x for x less than 0। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं। Now coming to our next graph, this is also an important graph। इसको हम लोग कहते हैं सिग्नम फंक्शन, y is equal to सिग्नम फंक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं लाइक दिस, mod x by x where x is not equal to 0, where x is not equal to 0। और इसको हम लोग फर्दर करते हैं, इट इज इक्वल टू -1 for x less than 0, it is +1 for x greater than 0। और ये हो जाएगा मेरा इनडिटर्मिनेट, ये हो जाएगा इनडिटर्मिनेट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा सिग्नम x का कंप्लीट डेफिनेशन है, वेयर y इज इक्वल टू सिग्नम x इज इक्वल टू mod of x by x where x is not equal to 0 and it is indeterminate when x is equal to 0। और जब मेरा x नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा, ये -1 होगा फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x और ये +1 होगा फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। अब देखो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। -1 बट x इज इक्वल टू 0 में ये हमें इनडिटर्मिनेट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको एक ये
एनसर्कलमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ये हो गया मेरा ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट ग्राफ, वेरी फेमस ग्राफ, y is equal to sin x। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। तो हम लोगों को ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। So this is my graph of sin x। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये नोट करना है, जीरो क्रॉसओवर। साइन के केस में हम लोगों को जीरो क्रॉसओवर मिलता है, जीरो क्रॉसओवर मिलता है एट x is equal to n pi, where n is nothing but my integer। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि देखो ये जो मेरा साइन का ग्राफ है, ये देखो जीरो वैल्यू कहाँ पे अटेन कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज एन इंटीजर। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू cos x। तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ हम लोगों को कुछ इस तरह से। ड्राइंग मेरा थोड़ा सा रफ टाइप का ही रहेगा, प्लीज आप इसको थोड़ा सा झेल लेना। ठीक है, तो ये है मेरा ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जीरो क्रॉसओवर। cos के केस में हम लोगों को जीरो क्रॉसओवर मिलेगा एट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, where n belongs to इंटीजर। तो cos के केस में हम लोगों को जीरो क्रॉसओवर मिलता है एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज y इज इक्वल टू tan x। ठीक है, इसका ग्राफ मैंने पहले से बना रखा है। ठीक है, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा ये टिपिकल ग्राफ है और मेरा ड्राइंग भी बहुत ही बेकार सा है, तो बनाने में काफी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले से बना रखा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है फॉर योर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, दैट tan x इट इज ए it is a periodic signal, it is a periodic signal which attains infinity at x is equal to 2n plus 1 pi by 2। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ से आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि मेरा जो tan x है ये मेरा एक पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है,
ये मेरा एक पीरियोडिक सिग्नल है। और ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में tan x हमेशा इंफिनिटी अटेन कर रहा है। एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 माई ग्राफ इज अटेन इन इंफिनिटी। ठीक है, ये आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ tan x सिग्नल। क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, आप अभी जब अभी हम लोग आगे चलेंगे एग्जाम्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि tan x सिग्नल्स को लेकर किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है। और वहां पे ये जो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा है दैट इट इज ए पीरियोडिक सिग्नल विच अटेन्स इंफिनिटी एट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2, ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों को बहुत ही मदद करने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट सिग्नल को देखते हैं या ग्राफ को देखते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सिग्नल y इज इक्वल टू cot x, इसका भी मैंने पहले से ही ग्राफ बनाकर रख लिया है। ठीक है, थोड़ा सा रफ ही बनाए हैं, प्लीज आप मैनेज कर लेना। और जिस तरह से tan x का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था और वहां पे हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा था, इसी तरह cot x का भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर भी हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं दैट इट इज ए पीरियोडिक सिग्नल, इट इज ए पीरियोडिक सिग्नल which attains infinity at x is equal to n पाई। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि n पाई पे मेरा ग्राफ इंफिनिटी अटेन कर रहा है। ठीक है, तो tan x एंड cot x में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि दोनों पीरियोडिक सिग्नल है और दोनों किस पॉइंट पे या किस वैल्यू पे इंफिनिटी अटेन कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट सिग्नल में चलते हैं। नेक्स्ट सिग्नल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, y इज इक्वल टू ln x। फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल। तो ln x का ग्राफ मेरा इस तरह से बनता है। तो ये है मेरा ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln x। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है या ग्राफ है। y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ मेरा इस तरह से है। यहाँ पे आप लिख लो a इज ग्रेटर देन, ठीक है। अगर आपका a ग्रेटर देन 1 है तो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। इसका एक और कंटिन्यूएशन है, वो भी देख लेते हैं। इसका कंटिन्यूएशन है y इज इक्वल टू a टू द पावर x, जहाँ पे a इज लेस देन 1। अगर आपका a लेस देन 1 है, अगर आपका a लेस देन 1 है तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा।
ठीक है। तो ये जो मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू ए टू डी पावर एक्स फॉर ए ग्रेटर देन 1 एंड ए लेस देन 1, ये दोनों ग्राफ मेरा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। देखो नेक्स्ट ग्राफ में चलने से पहले ना यहाँ पे आप एक चीज ये रख लो। देखो ये जो मेरा था y इज इक्वल टू, ये जो मेरा ग्राफ था ऑफ y इज इक्वल टू ए टू डी पावर x, यहाँ पे हम लोगों ने a ग्रेटर देन 1 लिया था, उसका ग्राफ ये था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट लिया y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x, यहाँ पे मेरा a का जो वैल्यू था वो लेस देन 1 था, बट यहाँ पे आप ये भी ऐड करो दैट a इज ग्रेटर देन 0। It means the value of a, it means the value of a is lying between 0 and 1. It is lying between 0 and 1. a is greater than 0 but it is less than 1, तो उसका ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब चलो अब हम लोग कुछ और ग्राफ देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ कोनिक सेक्शन। ग्राफ ऑफ कोनिक सेक्शन भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है फॉर कैलकुलस पार्ट। जब हम लोग कैलकुलस में ना एरिया के क्वेश्चंस करेंगे ना, जब हम लोग कैलकुलस में एरियाज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे कोनिक सेक्शन के जो ग्राफ्स है वो बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैराबोला। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला में मेरे चार ग्राफ आएंगे। पहला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का मेरा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4as का जो ग्राफ होगा इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दूसरा ग्राफ हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। ये वाला भी जो ग्राफ है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा जो ग्राफ रहेगा वो रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये जो ग्राफ ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। ये जो मेरा ग्राफ है इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। इसका एक और कॉन्टिन्यूएशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये जो ग्राफ है वो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। ये वाला ग्राफ भी मेरा सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस हो। ठीक है, तो पैराबोला में आपको ये चार कैटेगरीज ऑफ ग्राफ पता होना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट ग्राफ। पैराबोला देख लिए, अब हम लोग देखेंगे एलिप्स। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा माइनस ए। देखो अगर आपका ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ना, इट मीन्स कि आपका जो बल्जिन होगा वो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ ज्यादा होगा, इस तरह से। ये ठीक, ये आ जाएगा आपका माइनस ए, ये आ जाएगा आपका ए, ये बी, ये है माइनस बी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका बल्जिन ज्यादा है, वर्टिकल एक्सिस में आपका बल्जिन कम है अगर आपका ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इसी का दूसरा पार्ट भी लिख लो। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेर ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। इस केस में मेरा इस तरह से मेरा वर्टिकल एक्सिस में मेरा बल्जिन ज्यादा रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरा बल्जिन कम रहेगा। माइनस ए बी माइनस बी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाले ग्राफ में आते हैं, दैट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला होता है मेरा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है मेरा हाइपरबोला। इसका अगर हम लोगों को ग्राफ बनाना है तो हम लोग का ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये हो गया मेरा हाइपरबोला। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब चलो हम लोग अपने लास्ट ग्राफ को देखते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। देखो ये था हम लोगों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी ना मेरा
दो पार्ट में इसको आप बाइफरकेट कर सकते हो। मान लो कि ये है मेरा पार्ट वन, ठीक है। मान लो ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पार्ट वन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और या फिर देखो इसको, चलो ठीक है, यही ठीक है। ये वाला भी आपका, ये आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान, यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये नोट करना है दैट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, asymptotes are x-axis एंड y-axis। अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो देखो, ये जो मेरा x-axis है ये मेरा एक एसिम्प्टोट बन रहा है, और मेरा जो ये y-axis है ये भी मेरा एक एसिम्प्टोट बन रहा है, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसको हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहे हैं। अभी हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू के बाई एक्स और एक्स वाई इज इक्वल टू के। उसका ग्राफ मेरा ये है। इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि मेरा एक्स एक्सिस भी एक एसिम्प्टोट बन रहा है और वाई एक्सिस भी मेरा एक एसिम्प्टोट बन रहा है, ठीक है। अब देखो इस वाले इक्वेशन को ना हम लोग एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये भी मेरा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। उस केस में बस देखो क्या होगा कि देखो यहाँ पे जो मेरा रूट के आ रहा था ना, अब इस रूट के जगह आपका सिर्फ के आ जाएगा। रूट के जगह आपका ये के आ जाएगा। इट मीन्स कि देखो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा, के कॉमा के। ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा के कॉमा के, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ इस तरह से है, एक्स वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर। और अगर मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन इस तरह से है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे के जगह आपको रूट के लेना, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा जो एसिम्प्टोट्स होगा वो मेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा, ठीक है। अब हम लोग अपना इसका जो दूसरा पार्ट है वो लेते हैं। दूसरा पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये है मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेकेंड पार्ट, और इसका देखो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बने। इसका जो मेरा ग्राफ है वो इस तरह से, इसका ग्राफ मेरा इस तरह से बनेगा। इसमें जो आपको एक चीज ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अब देखो यहाँ पे जो मेरे एसिम्प्टोट्स आ रहे हैं वो क्या आ जा रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन एक एसिम्प्टोट्स है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स मेरा दूसरा एसिम्प्टोट है। तो इसमें आप लिख लो इट विल हैव asymptotes at y is equal to x and y is equal to minus x lines, ठीक है। तो this was all about our rectangular hyperbola। ये मेरे दो पार्ट में हम लोग इसको बाइफरकेट किए। पहले पार्ट में जो हम लोग बाइफरकेट किए उसमें हम लोग को मिला इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू के, या फिर मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होगा वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इस केस में मेरा जो एसिम्प्टोट्स होगा वो होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
और मेरा जो दूसरा पार्ट है वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसका जो एसिम्पटोट्स है वो होगा y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू few more graphs। तो मिसलेनियस ग्राफ हम लोग लिख सकते हैं। तो मिसलेनियस ग्राफ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो चलो वो सारे कंफ्यूजन्स दूर करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, greatest integer function representation। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या। तो चलो इसे देखते हैं। इसे हम लोग इस तरह से इलैबोरेट कर सकते हैं। That is, if x is the greatest integer function, then the value of x will be integer itself। integer itself when x is an integer। ठीक है, या फिर value of x will be immediate previous integer। immediate previous integer when, यहां लिख लेते हैं, when x is नॉन इंटीजर। ये अगर मेरे पिक्चर के पीछे आ रहा है तो इस चीज को देखो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं when, या फिर चलो इसको ना यहां से हटा ही देते, नेक्स्ट पेज में ले चलते। इसको एक हेडिंग भी देते हैं। इसका हेडिंग होगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Value of greatest integer function will be integer itself when x is an integer and value of greatest integer function will be immediate previous integer when x is a नॉन इंटीजर। ठीक है, तो देखो मुझे पता है कि ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने लिटरेचर में लिखा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलो इसे विद एन एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ये देखो आप बताओ ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 2, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 2 है ये तो खुद में ही एक इंटीजर है, ये जो 2 है ये तो खुद में ही इंटीजर है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा दैट विल बी इंटीजर इटसेल्फ, दैट विल बी इंटीजर इटसेल्फ। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा? तो देखो जो 3 है वो तो खुद में ही एक इंटीजर है, 3 तो खुद में ही एक इंटीजर है, सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी द इंटीजर इटसेल्फ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब मान लो कि मेरे पास आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5। तो देखो 2.5 मेरा इंटीजर तो है नहीं, 2.5 मेरा इंटीजर तो है नहीं, तो अगर मेरा नॉन इंटीजर है तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? देखो इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर व्हेन x इज ए नॉन इंटीजर, इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर व्हेन x इज ए नॉन इंटीजर। तो देखो 2.5 का इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर कितना होता है? 2 होता है। इसी तरह मान लो मैं आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.9, तो देखो 3.9 तो मेरा एक नॉन इंटीजर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर, 3.9 का इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर कितना है? 3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2, तो देखो -2 खुद में एक इंटीजर है, सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी इंटीजर इटसेल्फ, तो ये हमें मिल जाएगा -2। अब अगर हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.9, तो देखो -2.9 तो मेरा एक नॉन इंटीजर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर। तो देखो -2.9 का जो इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर होता है ना, वो होता है -3, वो होता है -3। देखो बेसिकली अगर हम लोग नंबर लाइंस में आए, अगर हम लोग नंबर लाइंस में आए तो देखो नंबर लाइंस में इस तरह से होगा ना, देखो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1,
तो समझ लो कोई वैल्यू अगर मेरा यहाँ पे है तो इसका जो इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर होगा वो हो जाएगा 1। कोई वैल्यू मेरा यहाँ पे है तो इसका जो इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर होगा वो हो जाएगा 0। कोई वैल्यू अगर यहाँ -2 और -1 के बीच में है तो इसका जो इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर होगा वो हो जाएगा -2। इसी तरह अगर कोई वैल्यू मेरा -3 और -2 के बीच में है तो इसका जो इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर होगा वो हो जाएगा -3। ठीक है। सो आई होप कि अब आपको ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आपको समझ में आया। ठीक है। तो अगर ये हम लोगों को समझ में आया तो चलो इसको हम लोग एक इलैबोरेट तरीके से मेंशन कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से करो, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इट विल बी इक्वल टू, इस तरह से कर लो, अगर x इज लाइन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है। यहाँ पे देखो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, जहां पे x 0 भी हो सकता है लेकिन x 1 नहीं होगा। यहाँ पे x 0 भी हो सकता है बट यहाँ पे x 1 नहीं होगा। ठीक है। तो उस केस में मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमें मिलेगा 0। इसी तरह इफ x इज लाइन बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पे x का वैल्यू 1 भी हो सकता है लेकिन x का वैल्यू 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। इसी तरह x अगर आ रहा है मेरा 2 एंड 3 के बीच में तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 2। इसी तरह अगर ये लाई कर रहा है मेरा -1 एंड 0 के बीच में, -1 एंड 0 के बीच में, तो उस केस में आ जाएगा ये -1। अगर ये लाई कर रहा है -2 और 0 के बीच में तो ये आ जाएगा -2। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो एक्सपेंशन है ये आपको समझ में आ रहा है रिगार्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा समथिंग लाइक दिस। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग का कुछ इस तरह से है। अगर इसे हम लोग ध्यान से देखें तो देखो क्या है, अगर हम लोग 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू होगा, उसका जो भी वैल्यू होगा वो होगा 0। इसलिए हम लोग देखो 0 को अपना डार्क में सर्कल किए हुए हैं। ठीक है। और जो 1 है यहाँ पे हम लोग इसे हॉलो सर्कल किए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग इसे हॉलो सर्कल किए हुए हैं। अब अगर मेरा वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगा तो अगर मेरा वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो देखो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा। इसलिए देखो यहाँ पे हम लोग 1 को डार्क में सर्कल किए हुए हैं और 2 को हम लोग हॉलो सर्कल किए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग 2 एंड 3 के बीच में लाई कर रहे हैं तो वो हमें मिलेगा इमीडिएट प्रीवियस इंटीजर, तो ये हो जाएगा मेरा 2। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको डार्क में बबल किए हुए हैं और 3 को हम लोग हॉलो बबल सर्कल किए हुए हैं। इसी तरह अगर हम लोग नेगेटिव एक्सिस पे आए तो अगर हम लोग -1 एंड 0 के बीच में लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा, उसका वैल्यू हमें मिलेगा -1। इसलिए हम लोग -1 को डार्क में किए हुए हैं सर्कल और 0 को हॉलो में सर्कल किए हुए हैं। इसी तरह अगर हम लोग -2 और -1 का बात करें तो वो हमें मिलेगा -2। इसलिए यहाँ पे -2 डार्क में है और -1 मेरा हॉलो में। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन रहता है एंड आई होप कि आई वाज एबल टू क्लियर ऑल द कंफ्यूजन
इफ देयर इज एनी इन योर माइंड। तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सिग्नल, दैट इज फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन, तो देखो जो फ्रैक्शनल फंक्शन है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फ्रैक्शनल फंक्शन इज रिप्रेजेंटेटेड लाइक दिस। ये हो गया मेरा फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। तो देखो मैथमेटिकली फ्रैक्शनल फंक्शन इज रिप्रेजेंटेटेड लाइक दिस। अगर हम लोग फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स देखें, अगर हम लोग फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स देखें तो ये देखो क्या हो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखो ये हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोगों को कौन सा, हम लोगों को टेबल कौन सा मिला था, हम लोगों को टेबल मिला था ये, ठीक है। हम लोगों को टेबल मिला था ये। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ एक्स देखें तो यहाँ देखो हम लोगों को मिलेगा कुछ इस तरह से। अगर मेरा जो एक्स है, अगर मेरा एक्स है, इट इज लाइन बिटवीन 0 से 1। इफ x इज लाइन बिटवीन 0 से 1, जहां पे वैल्यू ऑफ x 0 हो सकता है बट वैल्यू ऑफ x 1 नहीं होगा, तो वहां पे हमें मिलेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इस वाले रेंज में हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना मिल रहा था, हमें वो 0 मिल रहा था। आई होप कि आपको याद है, देखो यहाँ पे ये 0 मिल रहा था, ठीक है। अब चलो, अब अगर मेरा x लाई कर रहा है बिटवीन 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इस वाले में हम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल रहा था 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। इसी तरह अगर हम लोग 2 से, अगर हम लोग 2 से 3 के बीच में ले तो ये मिलेगा हमें x माइनस 2। इसी तरह अगर हम लोग इधर नेगेटिव एक्सिस का बात करें और ये मेरा लाई कर रहा है -1 से 0, तो ये मिल जाएगा x माइनस, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना मिल रहा था, -1 मिल रहा था। इट मीन्स कि इसे हम लोग लिख सकते हैं लाइक x प्लस 1। इसी तरह अगर हम लोग ले अपना रेंज फ्रॉम -2 से -1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। अब चलो, अब हम लोग इसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। अब हम लोग इसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो चलो इसे ग्राफिकली प्लॉट करने से पहले ना हम लोग y इज इक्वल टू एक्स के फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं।
y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन को हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो ये देखो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसमें अगर हम लोग वैल्यूज भी डाल लें, ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 2 2। इसे अगर हम लोग थोड़ा सा और खींच लें, ये हो जाएगा 3 3। इधर अगर हम लोग लें -1 -1, -2 -2। तो ये जो मेरा ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 1 2 3, -1 -2 -3। दिस इज ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x। तो देखो अगर हम लोग 0 से 1 के बीच में लाई किए तो हम लोगों को मिलेगा x, हम लोगों को मिलेगा x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को y इज इक्वल टू एक्स के फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ये आ गया कुछ इस तरह से, ये आ गया कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखो जो मेरा डार्क बबल होगा वो यहाँ पे होगा, 1 पे मेरा हॉलो बबल होगा, 1 पे मेरा हॉलो बबल होगा। यहाँ पे देखो ये बेसिकली क्या है, समझ लो कि हम लोग 0 से 1 पे हैं, ठीक है। अगर मान लो x का वैल्यू 0 ही होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू अगर 0 है तो ये हमें मिलेगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। इट मीन्स मेरा जो फ्रैक्शनल फंक्शन होगा वो होगा 0, मेरा फ्रैक्शनल फंक्शन होगा वो होगा 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 को डार्क में बबल कर रहे हैं। अब मान लो हम लोग को 1 से 2 के बीच में लेना है, तो 1 से 2 के बीच में हम लोग का जो फ्रैक्शनल फंक्शन है वो हमें मिलेगा x-1, वो हमें मिलेगा x-1, ठीक है। तो अब चलो इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें पता है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें हमें अगर -1 करना है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -1 करना है तो क्या होगा, देखो 1 पे हमें मिल रहा था 1, इसमें अगर -1 करेंगे तो मिल जाएगा 0। 2 में हमें मिल रहा था 2, इसमें -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। इट मीन्स कि हम लोग का जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग 1 को डार्क बबल करेंगे और जो 2 है यहाँ पे हॉलो बबल करेंगे। देखो क्यों ऐसे कर रहे हैं, देखो इस वाले केस में मान लो x का वैल्यू 1 है तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर मेरा x का वैल्यू 1 है तो उस केस में देखो x का वैल्यू तो 1 हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू भी मेरा 1 हो जाएगा, तो ये हमें 0 मिल गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये। अब देखो 2 एंड 3 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में हमें मिल रहा है x-2, ठीक है।
तो अब चलो 2 एंड 3 के बीच में हम लोग y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ले लिए, ये हमें मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें इसमें -2 माइनस करना है, ठीक है, 2 को माइनस करना है। तो देखो 2 में हम लोग को वैल्यू मिल रहा है 2, इसमें -2 माइनस कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। 3 में हमें वैल्यू मिल रहा है 3, इसमें -2 कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो देखो हम लोग का जो ग्राफ है, हम लोगों का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से डार्क बबल और यहाँ पे ये हॉलो बबल। अब चलो निगेटिव वाले पार्ट को लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग -1 से 0 में गए तो हम लोग को मिलेगा x + 1, ठीक है। तो देखो -1 से 0 में हम लोग फिर से अपना ग्राफ y = x लेते हैं। -1 से 0 में ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो देखो -1 में हमें मिल रहा है -1, इसमें +1 करेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 में तो हमें 0 मिल रहा है, +1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। इसके आगे का ही बना देते हैं, इसके आगे का हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, इसके आगे का हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल, डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल, डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल। तो हॉलो सर्कल, तो ये देखो इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगर हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम में देखते हैं तो ये इस वाले ग्राफ को हम लोग कहते हैं सॉ टूथ ग्राफ। इस वाले ग्राफ को हम लोग कहते हैं सॉ टूथ ग्राफ। इस वाले ग्राफ को हम लोग कहते हैं सॉ टूथ ग्राफ, ठीक है। So this was the graphical representation of fractional part of x, ठीक है। So I hope कि आपको समझ में आया। तो ये जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड जो मेरा फ्रैक्शनल फंक्शन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टिपिकल भी है। स्टूडेंट्स के मन में डाउट भी रहता है इन दोनों फंक्शंस को लेकर, बट आई होप कि यहाँ पे हम लोगों ने इसे बहुत ही डिटेल्स में और अच्छे से समझ लिया। तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। Now coming to our next signal, that is sync signal. Sync signal लिख लो या फिर sync function। तो sync function क्या होता है? sync function होता है y is equal to sin x by x। y is equal to sin x by x is nothing but my sync function, ठीक है। इसका चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखो सिग्नल्स एंड सिस्टम में क्या है ना, सिग्नल्स एंड सिस्टम में हम लोग ये जो सिंक फंक्शन है इसे हम लोग बहुत ही डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सिग्नल्स एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो सिग्नल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मैथ्स का बात करें तो यहाँ पे मतलब उतने इन डेप्थ में हम लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिग्नल्स एंड सिस्टम में एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग इस सिग्नल को बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। वहाँ पे हम लोग इस सिग्नल्स के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो बस हम लोग इसके बेसिक पार्ट को ही हम लोग को यहाँ पे समझना है। ये हो जाएगा y is equal to sin x by x, ठीक है। 0 में इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1, 0 में इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1, और इसका जो 0 क्रॉसओवर है वो हमें मिलेगा पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे। इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखेंगे रिगार्डिंग 0 क्रॉसओवर, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंक फंक्शन का बात करें, अगर हम लोग सिंक फंक्शन का बात करें
तो इसका जीरो क्रॉसओवर मिलता है एट x इज इक्वल टू n बाई at x is equal to n by where n is an integer and n is not equal to 0। ये आपको ध्यान देना है कि सिंक फंक्शन का अगर हम लोग जीरो क्रॉसओवर का बात करें तो हम लोगों को जीरो क्रॉसओवर मिलेगा एट x इज इक्वल टू n पाई वेर n इज एन इंटीजर बट n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि देखो n इज इक्वल टू 0 पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, वैल्यू 1। n इज इक्वल टू 0 पे हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है 1। इसलिए मेरा जो जीरो क्रॉसओवर होगा वो होगा n पाई, लेकिन n जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो में, हाँ, क्योंकि अगर मेरा n जीरो है तो वहां पे हम लोग को जीरो क्रॉसओवर नहीं मिलेगा, वहां पे हम लोग को वैल्यू मिलेगा 1 ऑफ सिंक फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू का बात करें तो इतना डिस्कशन सफिशिएंट है रिगार्डिंग सिंक फंक्शन। लेकिन अगर हम लोग जब सिग्नल्स एंड सिस्टम देखेंगे एंड जब हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे तो वहां पे हम लोग सिंक फंक्शन को और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसके और भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट एज फार एज मैथ इज कंसर्न इतना डिस्कशन इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर डिस्कशन ऑन ग्राफ्स। ठीक है, तो अगर हम लोग को मैथ्स पढ़ना है तो ग्राफ्स हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और स्टार्टिंग में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग को ग्राफ अब हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है, तो अब देखो, अब जब हम लोग आगे मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि ग्राफ का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना नीड है हम लोगों को, कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग इजिली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं।